एपिसोड 3 इवागाकुरे गांव के मुखिया के साथ शुरू होता है। ब्लेड से छेदने और जमीन पर अपना पेट कटकर गिरने के बाद भी मुखिया अपनी जगह पर खड़ा रहता है। ये सब देखने के बाद भी गबेमारू उसकी मदद नहीं कर सका, लेकिन यहाँ ये साबित हो चुका था कि उनके इवागाकुरे गांव का मुखिया वास्तव में अमर है। जाहिर है यह एक दवा के वजह से था जो उसने बहुत पहले समुद्र के पार से एक आइलैंड से हासिल की थी। प्रेजेंट में गबेमारू अब समुद्र के पार एक दूसरी जगह पर पहुंचा। गबेमारू को सगिरी के एक्सप्रेशन से लगता है कि वह नहीं सोचती कि एलिक्सिर का कोई अस्तित्व है। हालांकि गबेमारू ने उसे दिलासा दिया कि यह असलियत में होता है और वह ये भी नहीं जानता कि वे दोनों सही जगह पर है या नहीं। दोनों सुंदर फूलों और हरे भरे पेड़ों से भरे जंगल में पहुंचते हैं। वे वहां सुंदर वातावरण को देख रहे हैं। तभी सगिरी कहती है कि यह जगह बेशक से यह यकीन दिलाती है कि एलिक्सिर यहाँ मिल सकता है। गबेमारू ने जवाब दिया कि यह जगह उसके लिए नरक के समान डरावनी है। वहाँ उगने वाले पौधों की प्रजातियों और कुदरत का कोई तोकिया कारण नहीं है जो उसे अननेचुरल बनाता है। इतना ही नहीं, उन्हें समुराई के शरीर से निकलने वाले फूल भी याद आते हैं। गबेमारू अपने हाथों को बांधने वाली रस्सी को तोड़ देता है, लेकिन सगिरी उसे बताती है कि उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं है। गबेमारू गुस्से में कहता है कि अगर उसके हाथ बंधे रह गए तो वो उम्मीद करना छोड़ दे कि गबेमारू एलिक्सिर ढूंढेगा। सगिरी का कहना है कि यह उसकी खुद की चॉइस नहीं है, ये शोगुन का आदेश है। वो नियम तोड़ने की किसी भी कोशिश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके बजाय गबेमारू बताता है कि उन्हें केवल 3 दिनों का ही खाना और पानी और क्लू के रूप में एलिक्सिर का एक फोटो दिया गया है। ऐसा लगता है कि गबेमारू वास्तव में एलिक्सिर खोजने की कोशिश नहीं करना चाहता। सगिरी ने गबेमारू को अपने ब्लेड से धमकाया और समझाया कि वो उसकी फ्रेंड नहीं है, बल्कि वो उसकी एक्सिक्यूशनर है। यदि वो एलिक्सिर पाने में नाकामयाब रहता है तो यह उसकी प्रॉब्लम नहीं है। यदि वो अपने हाथ बांधने से इनकार करता है तो उसे बस उसको मार डालना होगा। गबेमारू आहें भरता है और अपने हाथों को फिर से बांधने के लिए सहमत होता है। कहीं से चेन में बंधी मेटल की एक बड़ी बॉल अचानक उस पर गिरती है, जिससे वो उड़ जाता है। फिर बॉल एक दूसरे अपराधी केन के हाथों में लौट जाती है। सगिरी ये देखकर चौंक गई, क्योंकि केन की रक्षा करने वाला असीमन एक्सिक्यूशनर उसके पास ही खड़ा है। केन अपनी जीत पर खुशी मना रहा है। तभी गबेमारू अचानक फिर से उठता है और अपनी गर्दन को वापस अपनी जगह पर सेट करता है। सगिरी ने उसे समझाया कि केन एक वॉरियर मॉन्क है जिसे अपने ट्रेनिंग के दौरान हथियारों से प्यार हो गया था। अफवाहें हैं कि उसने और शूरवीरों से 100 से भी ज्यादा हथियार चुराए हैं। हालांकि गबेमारू बताता है कि केन के हाथ बंधे नहीं हैं। सगिरी ने केन की सुरक्षा कर रहे असीमन एक्सिक्यूशनर से पूछा कि केन के हाथ बंधे क्यों नहीं हैं। किशो ने जवाब दिया कि सगिरी ही एकमात्र ऐसे एक्सिक्यूशनर है जो हमेशा की तरह रूल्स को फॉलो करती है। वो इस आइलैंड से वापस जाते वक्त उसके हाथ बांध देगा। वो बताते हैं कि सगिरी इसी वजह से नाविक की सबसे निचली रैंक पर है। इस बीच केन फिर से बोलता है और गबेमारू से कहता है कि वो उतना ही निर्भीक और अड़ियल है जैसा कि अफवाहें हैं। वो जी भर कर उस पर अपने हथियारों का उपयोग करना चाहता है। फिर वो अपने हथियारों के थैले से एक बड़ी गदा निकालता है। गबेमारू कहता है कि यदि वे यहाँ लड़ते हैं तो दूसरों को उनसे आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। हालांकि केन ने जवाब दिया कि इसीलिए वो ऐसा कर रहा है क्योंकि उसका प्लान है कि वो पहले और अपराधियों को मारेगा और फिर एलिक्सिर की खोज में अपना समय लगाएगा और गबेमारू उसका पहला निशाना है। टीशो उन्हें बताता है कि यदि वे चाहें तो वे एक दूसरे को मारने के लिए आजाद हैं। वे सिर्फ उन्हें देखने के लिए यहाँ मौजूद है। गबेमारू लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन सगिरी अचानक उसे पीछे से थपथपाती है। वो उसे अपने हाथ बांधने का आदेश देती है। कोई और चॉइस ना होने पर गबेमारू ने अपने हाथ बांध लिए, जबकि केन ने उस पर सभी तरह के हथियारों से हमला किया। उसके सिर पर गदा टूट गई, हथौड़े उसकी बगल में टूट जाते हैं और केन ने उस पर भाले से वार करने की कोशिश की। बेहाल गबेमारू ने उस पर जवाबी हमला किया। उसने केन को उसी भाले से हवा में उठा दिया जिससे केन ने उस पर वार करने की कोशिश की थी। केन से उसके हथियार गिर जाते हैं और गबेमारू एक भाला उठाकर केन पर मारता है तो केन जमीन पर गिर पड़ता है। सगिरी हैरान रह गई क्योंकि गबेमारू एक ही झटके में केन को हराने में कामयाब रहा, लेकिन केन धीरे धीरे ऊपर उठता है जिससे पता चलता है कि वो कवच की वजह से बच गया था। एक सीन के बाद गबेमारू केन की लाश के ऊपर खड़ा है। उसकी लाश सभी हथियारों से छल्ली थी। फिर वो सगिरी को अपने बंधे हुए हाथ दिखाता है और उससे कहता है कि उन्हें जाकर एलिक्सिर की खोज शुरू करनी चाहिए। इस बीच किशो अपनी तलवार निकालता है और केन का सिर काट देता है। वो सिर उठाता है और दोनों को अलविदा कहता है और किशियो बताता है कि वे न तो दुश्मन है और न ही दोस्त है। वो जिस अपराधी के लिए जिम्मेदार है वो मर चुका है, तो वे वहाँ से जाने लगता है। सगिरी ने उसे केयरफुल रहने के लिए कहा, लेकिन किशो ने जवाब दिया वो सिर्फ इसलिए सुरक्षित है क्योंकि गबेमारू के हाथ बंधे हुए हैं। किशो का मानना है कि गबेमारू सभी कैदियों से ज्यादा खतरनाक है। किशो आइलैंड से जाने से पहले ही बहुत कुछ देख चुका है। कुछ लोगों ने उतरने से पहले ही अपने कंपेटिटर्स को कम करने की कोशिश की, कुछ ने मिलकर काम करने की साजिश रची तो कुछ ने साथ काम करने का दिखावा किया। अपराधियों ने उनके नियमों का पालन नहीं किया। किशो सगिरी से कहता है कि तुम्हें भी शोगुन के रूल्स की परवाह नहीं करनी चाहिए।
लेकिन जो वास्तव में मायने रखता है वो एलिक्सिर को पाना है और बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। वो सगिरी से पूछता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए गबेमारू को मार सकता हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तलवार निकाल पाता। गबेमारू ने उसे रोक दिया और मजाक बनाने में समय बर्बाद करना बंद करने को कहा। वो बस अपनी पत्नी के पास वापस जाना चाहता है। इस बीच समुद्र तट पर गिंट रोकुर्ता और उसका रक्षक ईजेन किनारे पर पहुंचते हैं। रोकुर्ता ने अचानक ईजेन पर हमला करा, जिससे उसे वापस लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसकी तलवार रोकुर्ता की फौलादी शरीर से टूट जाती है। कुछ क्षण बाद हम देखते हैं कि रोकुर्ता एक मृत समुराई के शरीर से दावत कर रहा है। कहीं और एज अ चोबेई हारुजो को मार डालता है। कोटेसन अकाजिनु को उसके गार्ड ने ही मार डाला होता है, जिसे वह मरने से पहले बहकाने की कोशिश कर रही थी। और मोरो और यूसेरिया, जिन्होंने एक साथ मिलजुल कर एलिक्सिर ढूंढने की कोशिश की थी, दोनों के शरीर में तलवारें मारी गई हैं। टीशो ने गबेमारू को ये भी बताया कि शोगुनेट ने शायद उसके पुराने गांव इवागाकुर से कांटेक्ट किया था और सगिरी को बताया कि उनका मिशन शायद उनके कबीले के अगले प्रमुख का फैसला भी करेगा। किशु के जाने के बाद सगिरी को एहसास हुआ कि वो सही था। भले ही वे एक साथ यात्रा कर रहे थे, फिर भी वो गबेमारू के असली रूप को नहीं समझती है। वो पूछने ही वाली होती है कि वे आगे कहाँ जा रहे हैं। तभी गबेमारू अचानक उस पर हमला कर देता है। अतीत में गबेमारू के माता पिता ने बच्चा होने के बाद गांव छोड़ने की परमिशन मांगी थी। जवाब में मुखिया ने उन्हें मार डाला और उनके बच्चे गबेमारू को अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला किया। मुखिया गबेमारू को बताता है कि भावनाएं, यहाँ तक कि माता पिता और बच्चा के बीच का प्यार भी लोगों को कमजोर बनाता है। जब तक वो ताकतवर नहीं होगा, वो अपने लिए कीमती चीजों की रक्षा नहीं कर सकता। प्रेजेंट में गबेमारू को अपनी पत्नी का चेहरा याद आता है और वो सगिरी पर हमला करता है। वो उसे बताने की कोशिश करती है कि वो नियमों का तोड़ रहा है, लेकिन गबेमारू जवाब देता है कि अगर इवागाकु के निंजा आइलैंड पर आते हैं तो सब कुछ धुएं में उड़ जाएगा। पहले उसे एलिक्सिर ढूंढना होगा और सगिरी उसकी स्पीड धीमा कर रही है। वो फिर सगिरी पर हमला करता है, जिसे पता चलता है कि उसे गबेमारू को मारना होगा, लेकिन किसी वजह से वो झिझक रही है। इस बीच गबेमारू भी उत्सुक है कि वो सगिरी को क्यों नहीं मार पाता, जबकि लड़ाई के दौरान उसके पास पहले से ही ऐसा करने के कई मौके थे। ऐसा लगता है कि वो किसी बात पर झिझक रहा है। उसे अपनी पत्नी के शब्द याद आते हैं, जो उसे बताती थी कि किसी को मारना आसान नहीं होता। उसने उसे अपने इमोशंस को सुनने के लिए कहा, क्योंकि अब वो पहले जैसे नहीं रहा। अपनी इमोशंस के लिए सच्चा होना ही सच्चा साहस है। यहाँ तक कि जब एक दुश्मन ने उसकी पत्नी से बदला लेने का वादा किया तो उसे नफरत महसूस हुई, जिसके वजह से उसने उन्हें बेरहमी से मार डाला। वो सगिरी को फिर से मारने वाला है, लेकिन उसका हाथ उसके गले पर वार करने से रुक जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि किस कमजोरी ने उसे इन्फेक्ट कर दिया है। वो अपने एक वार से सगिरी की तलवारों को नष्ट करने में सफल हो जाता है और वो उससे चुपचाप मरने के लिए विनती करता है, क्योंकि उसे मारने से वास्तव में उसे भी चोट पहुंचेगी। सगिरी हंसते हुए पूछती है कि क्या सचमुच उसके मन में कोई इमोशंस बचे हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद गबेमारू अब सगिरी के ऊपर बैठा है और उसका ब्लेड ठीक उसके गले पर अड़ी हुई है। वह कहती है कि उसमें कोई भावना नहीं है, क्योंकि वो हॉलो है। उसने इतने सारे लोगों को मार डाला है, एक और व्यक्ति को मारने से उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। हालांकि उसका हाथ कांप रहा है और वो सगिरी पर वार नहीं कर पा रहा है। उसके कंधों पर मंडरा रहे मुखिया के प्रेत का स्थान उसकी पत्नी ने ले लिया। उसे आश्चर्य होता है कि जब उसे कुछ भी महसूस नहीं होना चाहिए तो वो अब भी क्यों झिझकता है। सगिरी उसके चेहरे को देखती है और महसूस करती है कि जब गबेमारू लोगों को मारता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो इस चीज को सहन कर रहा है। गबेमारू जहाँ बड़ा हुआ है वहाँ पर लोगों को मारना ही सिखाया जाता है। गबेमारू भी एक इंसान है जिसके अंदर इमोशंस है। वो एक खोखला आदमी नहीं है। ये देखकर गबेमारू रोने लगता है और कहता है कि मैं अब कमजोर हो गया हूँ, मैं अपनी पत्नी से कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। सगिरी गबेमारू की तलवार को म्यान में डालते हुए कहती है, तुम कमजोर नहीं हो। जो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पत्नी से वापस मिलो। इसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी को वापस से जीतना होगा। इसके बाद आइलैंड के दूसरी ओर टैमिया को बौद्ध की मूर्तियां चारों ओर बिखरी हुई मिलती है। उसने देखा कि जो तितली उतरी उसने उसके बाह पर डंक मारा। उसका चेहरा इंसान जैसा है। उसे याद आता है कि कैसे लाशों के शरीर से फूल खिले थे, इसलिए वो जल्दी से अपना हाथ काट देता है। उसके चारों ओर बड़े बड़े बिच्छू भी दिखाई देने लगते हैं और एक बड़ा राक्षस भी उसके चारों ओर घूमने लगता है। इसी बीच गबेमारू और सगिरी के चारों तरफ स्कॉर्पियंस घूम रहे हैं और उनका मुंह मछली के मुंह जैसा दिख रहा है। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड के लिए कमेंट करें और वीडियोस के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।